हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियाज़ डिफेंस पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। तो हमें आज के टॉपिक में ये समझना है कि इंडिपेंडेंस से लेके यानी कि 1947 से लेके 2024 तक हमने अपनी डिफेंस पॉलिसी को कैसे बनाया है। ठीक है, हमारी डिफेंस पॉलिसी क्या है, ओवर दी टाइम कैसे इवॉल्व हुई, क्या क्या चेंजेस आए, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। ये टॉपिक नंबर 6 है, यूनिट नंबर 6 के लिए। और अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए, तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ है यूजीसी नेट के लिए, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए। और अभी तक जो पहले की आप कह लो 5 यूनिट्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। टोटल आपको पता है कि नेट के सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं, तो 6th यूनिट अभी हम कर रहे हैं। आप फॉलो करते रहिए, बाकी की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो 6th टॉपिक में ये याद रखो, ये यूनिट नंबर 6 है और टॉपिक नंबर 6 कर रहे हैं। 6th टॉपिक ये है यूनिट नंबर 6 में। समझो इसमें क्या क्या गिवन है। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है थ्रेट परसेप्शन, असेसमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस। यानी कि हमारे लिए क्या क्या थ्रेट रहे 1947 से लेके 2024 तक देखा जाए तो हमारे सामने क्या क्या थ्रेट रहे, फिर उन्हें हमने कैसे असेस करके कैसे उनके लिए प्रिपेयर किया। हमने फिर रिजॉल्व भी तो करनी थी ना चीज़ें, अपने आप को सिक्योर करना था, तो हमने किया क्या। फिर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लेसन, पॉलिटिकली और मिलिटरीली हमने क्या सीखा, किससे, 48, 62, 65, 71, 99 की वॉर से। तो इतने सारे जो युद्ध हमने लड़े, इनसे राजनैतिक लेसन हमें क्या मिला, क्या सीखा, वो चीज़। फिर फ्यूचर के ट्रेंड क्या चल रहे हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले थ्रेट परसेप्शन, असेसमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस समझो। तो सबसे पहले है थ्रेट के बारे में। इनिशियल थ्रेट परसेप्शन, 47 से लेके 60s तक क्या थ्रेट था हमारे सामने। तो 47 में क्या हुआ, हमें मिली इंडिपेंडेंस। सबसे पहले क्या हुआ, पार्टीशन हुआ इंडिया का, ठीक है। और साथ ही क्या शुरू हो गया, कम्युनल वायलेंस। हिंदू, मुस्लिम, सिख और भी रिलीजन्स के लोग आपस में वायलेंस शुरू हो गया। तो देश को, देश की सिक्योरिटी को पहला थ्रेट क्या था, कम्युनल वायलेंस, यानी कि धार्मिक सांप्रदायिक जो आप कह लो वायलेंस शुरू हो गया। एक रिलीजन के लोग दूसरे को मार रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं रिलीजन देख करके। क्यों, कैसे, आपको पता है। उसके बाद ये हमारे लिए पहला प्रॉब्लम, पहला थ्रेट ये था। दूसरा क्या हुआ, द इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजी एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद पाकिस्तान। अगली प्रॉब्लम आई रेफ्यूजीज की। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए, तो वो रेफ्यूजी बने। अभी रेफ्यूजीज के भी राइट्स हैं। रेफ्यूजीज को कहाँ पे हम घर दें, शेल्टर दें, उन्हें एजुकेशन भी देनी है, उनकी सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है। तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तो ये दूसरी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी। तीसरी प्रॉब्लम टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद पाकिस्तान। पाकिस्तान ने लड़ाई करना शुरू कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप देखो कि देश अभी नया नया बना है। 47 में पहले दिन ही क्या हुआ, लोग आपस में लड़ना शुरू कर दिया धर्म के पीछे। थोड़ी सी लड़ाई कम हुई तो फिर कुछ लोग उधर चले गए लड़ने वाले, कुछ इधर आ गए। तो अभी जो इधर आए हैं उन लोगों को भी तो कोई ना कोई घर देना है। तो दूसरी प्रॉब्लम हमारी सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए। तीसरी प्रॉब्लम ये भी, चलो हमने अपने लोगों को बिठा के घर दे दिया। तीसरी प्रॉब्लम, पाकिस्तान ने युद्ध शुरू कर दिया फिर से। तो 3 चीज़ें होगी। और उसके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, वो कह रहा है ये हमारी ज़मीन है, हम कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है। आगे क्या हुआ, कोल्ड वॉर अलाइनमेंट। इंडियाज़ policy of non-aligned movement was influenced by its desire to avoid entanglement in the bipolar world order। ये तो कई सारी चीज़ें हैं, इसमें क्या है, तो 3 चीज़ें होगी ना। चौथी चीज़ क्या हुई, देखते हैं यहाँ पे। सो 3 प्रॉब्लम पता चल गई, चौथी चीज़ क्या निकल के आई ये देखते हैं। 4 चीज़ ये हमने देखा कि हमने अपने घर में फिर से थोड़ा सा सेटलमेंट कर लिया, पाकिस्तान के साथ भी थोड़ा सेटलमेंट कर लिया। तो हमने घर से बाहर निकल के देखा, यानी कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में देखा, झांक के देखा दरवाजे के बाहर, तो क्या हो रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा था, क्या चल रहा है, कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर चल रहा है किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में।
यूएसए कहता है कि हमारा मेंबर बनो, यूएसएसआर कहता है कि हमारे ग्रुप का मेंबर बनो। तो अगला हमारे डिफेंस के लिए ये प्रॉब्लम आ गई, ये थ्रेट आ गया कि अगर हमने यूएसए का पार्ट बन गए तो यूएसएसआर हमारा दुश्मन, अगर हम इसका पार्ट बन गए तो ये फिर हमारा दुश्मन। तो दुश्मनी बढ़ेगी, लड़ाइयाँ होंगी, तो हमारे डिफेंस के लिए प्रॉब्लम है ना। तो ये फिर अगली प्रॉब्लम आई। तो इसके लिए हमने क्या किया, तो हमारे पास क्या था, रामबाण नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हमने स्टार्ट की और हम नॉन अलाइन रहे। हमने कहा ना इसका पार्ट बनना है ना इसका पार्ट बनना है, ठीक है, दोनों अपने अपने घर जाओ भाई, हमें दोनों की पॉलिसी नहीं खरीदनी। पॉलिसी बेचने आए थे दोनों, हमें मना कर दिया। अगली चीज़ क्या हुई, अगली चीज़ है बॉर्डर का थ्रेट, ठीक है। द 1947-48 वॉर विद पाकिस्तान ओवर कश्मीर एंड द 62 वॉर विद द चाइना हाईलाइटेड वल्नरेबिलिटी अलोंग द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर। अगली चीज़, फिफ्थ चीज़। तो उसके बाद पांचवी चीज़ हमें पता चली कि यार ठीक है, हमने इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम को डॉज कर दिया, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान बैठा है, यहाँ पे चाइना बैठा है, ये दोनों तो आप कह लो कि दोनों तरफ से अटैक करने के लिए तैयार हैं और ये कंटिन्यूसली अटैक करते रहते हैं। तो अगला थ्रेट हमारे लिए ये था। बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से बॉर्डर के ऊपर दोनों के साथ हमारी वॉर हुई। 62 में चाइना के साथ हुई कि नहीं, और 47-48 में पाकिस्तान के साथ। तो अभी 60s तक हमारे लिए क्या है, ये समझ रहे हो हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्रेट परसेप्शन असेसमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस की हमारे लिए क्या क्या थ्रेट थे, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, फिर ही तो समझेंगे कि सिक्योरिटी में करें क्या। उसके बाद आया असेसमेंट मैकेनिज्म। चलो, इंटेलिजेंस फेलियर। तो असेसमेंट में हम क्या कर पाए, क्या हमें पता था कि पाकिस्तान हमला कर देगा, क्या हमें पता था 62 में चाइना हमला कर देगा, दलाई लामा को रख लेते हैं इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं होगी, पता था? नहीं पता था। इंटेलिजेंस फेलियर, अर्ली कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली विद 62 चाइना वॉर एक्सपोज सिग्निफिकेंट इंटेलिजेंस गैप्स लीडिंग टू द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसी। इसके बाद हमें समझ में आया कि हम तो घर में बैठे थे, पता चला कि यार वॉर शुरू हो गया, तगड़े तगड़े लोग जिनका काम था हमें डिफेंड करना, उन्हें पता चला कि वॉर हो रहा है, वो तो अपने घर में बैठे थे, इंटेलिजेंस जीरो हो गई थी एक तरीके से, असेस ही नहीं कर पाए। 62 में रिफॉर्म्स किए। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिफेंस प्लानिंग स्टाफ 1986 एंड रिफॉर्म्स इन मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस वर स्टेप्स टू असेस फर्दर थ्रेट बेटर। उसके बाद देखो हमने कुछ कुछ चीज़ें की, यही है ना कि हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा, हमने ये डेवलप किया कि भाई ज़रूरी है ये चीज़ें। फिर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS 1999 की जो वॉर हुई कारगिल में, रिफॉर्म एम टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन अमंग नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। तो 1990 वॉर के बाद हमने ये सीखा कि ज़रूरी है तीनों फोर्सेस कोऑर्डिनेट करें, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की बात की 1999 के बाद, ठीक है। ये हम सीख रहे हैं चीज़ें धीरे धीरे। और क्या इसमें हमने किया वो देखते हैं, ठीक है। अभी लेसन्स तो और डिटेल में बाद में अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है, किस किस वॉर से क्या लेसन लिया, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो प्रिपेयर्डनेस, कन्वेंशनल फोर्सेस बिल्डअप, कैसे प्रिपेयर किया था। इंडियाज मिलिट्री फोकस हैज़ लार्जली बीन ऑन द मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। तो हमें हमेशा देखो दोनों तरफ से हमारे लड़ने के लिए लोग खड़े हैं, हमारे घर के दोनों साइड पे खड़े हैं, तो हमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है। Modernization drives have focused on the induction of advanced platforms such as Rafale fighter jets and upgrading indigenous missile system Agni and BrahMos। तो क्या हम चीज़ें कर रहे हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं, इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, रफाल लेके आ रहे हैं, अग्नि ब्रह्मोस जैसे मिसाइल सिस्टम लेके आ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों एंड से लड़ना है, दोनों फ्रंट पे लड़ना है। और भी कुछ किया था इससे पहले हमने, बिल्कुल किया था, न्यूक्लियर डेटरेंस। आफ्टर 1974 एंड 1998 न्यूक्लियर टेस्ट किए हमने। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एम्फेसाइज्ड क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ये क्या चीज़ें हैं। और क्या किया हमने, कैसे प्रिपेयर हुए हम बात कर रहे हैं कि प्रिपेयर हो कि नहीं हो। हमने ये तो जान लिया ना कि किस किस से थ्रेट है, फिर हमने ये भी जाना कि हमें तो थ्रेट समझ ही नहीं आता था, तो हमने थ्रेट समझ आने के लिए, असेस करने के लिए बॉडी बनाई है, ठीक है, बॉडी बना दी।
बॉडी के अलावा और क्या किया, वेपन वगैरह बनाए, खरीद भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, और क्या किया, न्यूक्लियर वेपन बनाए। न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाए, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस के लिए, ताकि सामने वाला देश डिटर हो जाए। यानी कि ये मैंने आपको पहले पढ़ाया वैसे बहुत डिटेल में कि ये क्या होता है न्यूक्लियर डेटरेंस। न्यूक्लियर डेटरेंस क्या होता है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो सामने वाला देश को पता है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, उसे पता है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ये दोनों क्या करते हैं, इंडिया के ऊपर अटैक इनिशिएट करते ही नहीं हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये अटैक इनिशिएट करेंगे इंडिया फिर अटैक बैक करेगा न्यूक्लियर वेपन के साथ, तो उससे फिर मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन होगा। तो इन्हें पता है कि भाई हम अटैक करके इनके 100 बंदे मारेंगे, ये अटैक बैक करके हमारे 1000 मारेंगे, तो नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने न्यूक्लियर वेपन बनाए, तो हम पास हो गए उस चीज़ में। और क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और डिप्लोमेसी, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, जापान के साथ, ठीक है। और क्वाड जैसी चीज़ें हमने बनाई है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कर रहे हैं। तो हम ये सारी चीज़ें तो कर रहे हैं। अभी लेसन्स के ऊपर आएंगे, कब कब क्या क्या लेसन सीखा। तो ये पार्ट नंबर 1 हो गया इस टॉपिक के ऊपर। पार्ट नंबर 2 होगा इस वीडियो का, उसमें फिर इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और भी हमें टॉपिक इसमें डिस्कस करने हैं। अभी हमें ये लेसन्स और ये भी पढ़ना है, काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं। तो अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट जेआरएफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए, तो आप लोग हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। आप हमारी ऐप पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें क्या होगा, वीडियो लेक्चर हैं फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, फॉर ईच एंड एवरी यूनिट, प्लस आपको नोट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। कोई भी डाउट होगा लिख के मुझे पूछना, कमेंट करना, और ये नंबर भी गिवन है स्क्रीन पे, अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लेना। तो वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट, सारी चीज़ें हैं यूजीसी नेट के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी। बाय बाय।